नमस्कार, मैं इंदु मिश्र आप लोगों के समक्ष एक दिग्गज शख्सियत श्रीमती अलका सिन्हा जी के साथ उपस्थित हुई अग्रसर के मंच पे लाइव और आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अग्रसर के हस्ताक्षर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। हस्ताक्षर कार्यक्रम के तहत हर सप्ताह हम किसी न किसी दिग्गज शख्सियत को आमंत्रित करते हैं और समाज के देश को दिशा दी है उद्देश्य उनके जीवन के प्रेरक पहलुओं तक को आप तक पहुंचाना। इसी कड़ी में इस सप्ताह हमने आमंत्रित किया है हिंदी साहित्य के मूर्धन्य रचनाकार और नेशनल कमेंटेटर श्रीमती अलका सिन्हा जी को। भागलपुर बिहार में जन्मी श्रीमती अलका सिन्हा का नाम हिंदी साहित्य जगत में महती उपलब्धि के साथ लिया जाता है। आपके रचनाकार में काल की कोख से मैं ही तो हूँ, तेरी रोशनाई होना चाहती हूँ, शगुन है शगुन के कुछ शब्द, कविता संग्रह, सुरक्षित पंखों की उड़ान, मुझसे कैसा ने, खाली कुर्सी, कहानी संग्रह और जीमेल एक्सप्रेस उपन्यास शामिल है। लेखिका के रचना कर्म पर शोधार्थियों को एमफिल और पीएचडी के तहत उपाधियां भी मिली हैं। साथ ही आपको लगातार 13 वर्षों तक गणतंत्र दिवस परेड का आंखों देखा हाल सुनाने के साथ साथ राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों की रेडियो और टीवी कमेंटेटर का भी गौरव प्राप्त हुआ है। आप डीडी नेशनल के से प्रसारित साहित्यिक कार्यक्रम पत्रिका की प्रस्तोता रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेखन से जुड़ी हिंदी की साहित्यिक पत्रिका अक्षरम गोष्ठी की सह संपादक भी रही हैं। आपने हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस, लाल किला राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सौजन्य से ब्रिटेन के विभिन्न शहरों में काव्य पाठ किया है। अपने उपर्युक्त कार्यों के लिए आपको हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार द्वारा साहित्यिक कृति सम्मान, संसदीय हिंदी परिषद द्वारा संसद केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान, परंपरा ऋतुराज सम्मान, अमृता प्रीतम राष्ट्रीय पुरस्कार, कमलेश्वर संस्कृति कथा विभिन्न सर्वश्रेष्ठ कथा पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय वातायात साहित्यिक सम्मान, लंदन यूके एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स द्वारा सूरज प्रकाश मारवाह साहित्य रत्न पुरस्कार और सम्मान आदि प्राप्त हुए हैं। आपका अग्रसर के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज तो हमारे लिए सचमुच में गौरव की बात है कि आप हमारे इस मंच पे पधारी हैं। मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप हमसे जुड़ी और जब मैं आपको मुंगेर में देखती थी, पहली बार मैंने देखा और मुझे ये महसूस हुआ कि आप बहुत लोगों के बीच खड़ी थी, कुछ स्पेशल उसी समय लगा कि कुछ आप स्पेशल हैं वहाँ पे। आपकी बातों में जो सहजता थी, सरलता थी और जो एक अलग लोगों में खड़ा करती थी, उसी समय मुझे लगता है कि मैं ही क्या वहाँ के सारे लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और उस समय जब आप मुंगेर आई थी और आप अपनी रचनाओं का पाठ आपने किया था, तो वो क्षण आज भी मुझे हमारे ज़हन में घूमता रहता है। अपने परिवार को लेकर बहुत अच्छी एक रचनाएं पढ़ी थी। तो इस तरह से आपसे मेरी वहाँ पे मुलाकात हुई और वहाँ मुंगेर आपको बहुत याद करता है, इस नाते कि मुंगेर को आपने गौरव दिया है, आप मुंगेर की बहू हैं, तो इस नाते भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। तो मैं सबसे पहला प्रश्न आपसे ये करना चाहूँगी कि जो आपकी यात्रा शुरुआत हुई मुंगेर से लेके या बेगूसराय से लेके, अब बेगूसराय से भी जुड़ी हैं और भागलपुर से भी जुड़ी हैं, तो किस तरह की आपकी यात्रा रही और साहित्य में आपका रुझान कैसे हुआ और साहित्य की यात्रा आपने कैसे की? बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी। पहले तो आपने जिस घटना से बात शुरू की, मैं भी उसी समय में और उसी जगह में पहुंच गई, श्री कृष्ण सेवा सदन के उस पंडाल में जहां हम बैठे थे और बहुत सुंदर पाठ हुआ था। वो बहुत ही खूबसूरत शाम थी, मैं भी नहीं भूल सकती। और परम आदरणीय श्रद्धेय लक्ष्मीकांत मिश्र जी, उनका जो स्नेह मुझे मिला, एक बरगद की छांव की तरह मुझे मिला और उन्होंने मुझे बहुत स्नेह दिया। आप उनकी सुपुत्री हैं, आपका ये बहुत बड़ा मतलब मुझे एक अपने आप में एक बड़ी बात लगती है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं तो जन्म लेता है, लेकिन जब आपको एक ऐसी जगह मिल जाती है कि वहाँ की मिट्टी ही उर्वरा होती है,
तो आप जानती हैं, और आपको भी मैंने बचपन से, उस समय आप काफ़ी छोटी थीं, लेकिन उस समय भी आप जो काम कर रही थीं बाबा के साथ में, हम लोग उनको बाबा ही कहते थे, सभी लोग बाबा ही कहते थे। तो उनका जो स्नेह मिला, वो मैं ज़रूर याद करती हूँ, और एक बहुत बड़ा संबल है मेरे लिए। क्योंकि होता क्या है कि हम बाहर तो काम करते हैं, हम कहीं और दूसरी जगह जाते हैं, तो एक अलग व्यक्ति बनकर, एक अलग चरित्र बनकर जाते हैं और अपनी चीज़ को रखते हैं वहाँ पर, अपने लिखे हुए को या अपने मन के भावों को। लेकिन अपने घर के भीतर हम इतने सहज और इतने करीब होते हैं एक-दूसरे के कि हम कई बार उन बारीक चीज़ों को बोल ही नहीं पाते। उन चीज़ों को कह ही नहीं पाते जो हमको दुनिया समाज में खड़े होके हम कह लेते हैं, लेकिन अपने घर में नहीं कह पाते। और यही बात बाबा ने कही कि मैं उस समय, मुझे याद है कि मैं लंदन में अपना शोध पत्र का पाठ करके आई थी छठे विश्व हिंदी सम्मेलन से। उन्हें जब उन्होंने शायद अखबार में इस खबर को पढ़ा था, तो उन्होंने कहा कि मुंगेर की बहू, और वहाँ से, वहाँ इन्होंने ये पाठ किया है, शोध पत्र का पाठ किया है, उनका हमको सम्मान करना चाहिए। उन्होंने मुझे सम्मान किया और मुझे मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया, और मुझे इतनी झिझक हो रही थी क्योंकि मेरी इतनी उम्र नहीं थी कि मैं मुख्य अतिथि बन के बैठती। लेकिन उनका इतना स्नेह मिला, और जो वहाँ से शुरुआत हुई, वो हमेशा से ही होती रही। घर परिवार में अपने, उन्होंने यही बात कही कि हम अपने घर के व्यक्ति को नहीं देखते। वो जैसे वो कहावत है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वही बात उन्होंने कहा कि हम अपने घर के व्यक्ति को सम्मान नहीं देते। जहाँ समाज दे रहा है, दुनिया दे रही है, विदेश दे रहा है, उसको बुला रहा है, हम क्यों नहीं देंगे, तो हम करेंगे। तो ये बात बहुत बड़ी थी, क्योंकि आपको ना दुनिया एक्सेप्ट करती है, लेकिन अगर आपको आपका अपना समाज, अपना परिवार, अपने लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो कहीं न कहीं एक फाँस सी चुभती रहती है। तो ये चीज़ एक तो मैं यहाँ पर ज़रूर कोई भी बात शुरू करने से पहले कहना चाहती हूँ, और उनकी स्मृति को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ मैं। आपने पूछा मेरी साहित्य की यात्रा कैसे शुरू हुई? ठीक-ठीक नहीं बता सकती कैसे शुरू हुई, शायद पीछे के जन्मों से होती हुई आई होगी, क्योंकि मेरे बाबा लिखते थे। मेरे दादा, जिसको दिल्ली में लोग दादा कहते हैं, तो बाबा जी जो थे, मेरे दादाजी जो थे, वो लिखा करते थे, और उनकी जो लेखनी थी वो धीरे-धीरे, मतलब मैं उनको सुनती थी बहुत ध्यान से। हमारे परिवार में एक साहित्यिक माहौल था। मेरे पापा, मतलब घर में ख़ास तौर पे ध्यान रखते हुए हिंदुस्तान, साप्ताहिक हिंदुस्तान उन दिनों खूब आता था, धर्मयुग आया करता था, नवनीत और कादम्बिनी आया करती थी, रीडर्स डाइजेस्ट आया करता था इंग्लिश में। तो ये सब हम लोग पढ़ते थे, और होता ये था कि हम लोग स्कूल में पढ़ते थे उस समय, तो जो नई क्लास में जाते थे, नई किताबें आती थीं, तो इंग्लिश और हिंदी की जितनी भी कविताएँ थीं, उनको तो पहले पढ़ जाते थे। सिर्फ़ पढ़ नहीं जाते थे, बल्कि रट जाते थे। तो बड़ा मज़ा आता था उसको पढ़ने में, याद करने में, बार-बार पढ़ना नई चीज़ें। तो अपने आप ही मुझे लगा कि एक रुझान मेरा शायद उस तरफ था। फिर दूसरा, मैं इस जगह याद करती हूँ, मेरे स्कूल में मेरी एक हिंदी की बहुत अच्छी टीचर थी, श्रीमती रजनी किसान। अब वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो हमारी सिर्फ़ एक एब्सेंट क्लास लेने के लिए आई थीं। हमारी जो अपनी टीचर थी वो नहीं थी, तो उसकी जगह वो आईं, और उन्होंने कहा, जनरली होता क्या था कि छुट्टी वाले पीरियड में जिसमें कोई टीचर नहीं आई है, उसकी जगह दूसरी टीचर आती थी, तो वो कुछ अंताक्षरी खिला दिया, कोई गेम खिला दिया, ऐसी बातचीत कर ली, और पढ़ाती कुछ ज़्यादातर नहीं होती थी पढ़ाई। लेकिन वो बड़ी सख्त थीं, अपने बहुत अनुशासन प्रिय थीं। तो जब वो आईं, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे खाली नहीं बात करके नहीं जा सकती, मैं आई हूँ तो मेरे आने का एक मतलब है। और उन्होंने हमें अलंकार पढ़ाया। उन्होंने कहा, मैं कोई नया क्या पढ़ाऊँ, कोई पीछे की कहानी, कोई दूसरा वो, तो मैं तुम्हें अलंकार पढ़ाती हूँ। और उन्होंने अलंकार को इतनी खूबसूरती से पढ़ाया, हर अलंकार में एक कविता का उदाहरण दिया। तो मुझे आज भी याद है, जैसे अनुप्रास अलंकार पर उन्होंने दिया था, वो वाली कविता डाली थी, अ, अच देखिए अभी दिमाग में मेरे से क्या है, आजकल उम्र हो रही है, पता लगता है मुझे कि उम्र हो रही है। तो उन्होंने कई चीज़ें, ख़ास करके मुझे बहुत ज़्यादा उनका जो वो आया, उन्होंने कहा कि हमें कभी-कभी भ्रांति होती है कि हम क्या देख रहे हैं वो सच है भी कि नहीं है, तो हमें पता होता है। एक संदेह अलंकार होता है और एक भ्रांति अलंकार। संदेह में क्या फ़र्क होता है कि हमें लगता है यही सच है, और भ्रांति में हमें पता है कि ये सच नहीं है, लेकिन हमें भ्रम हो रहा है। तो इसके 2 एग्ज़ाम्पल उन्होंने दिए, जो मुझे आज भी याद है, दोबारा कभी नहीं पढ़े मैंने। लेकिन वो दोनों एग्ज़ाम्पल इतने सुंदर थे, जैसे उन्होंने कहा कि भ्रांति अलंकार में हमें भ्रम हो रहा है। जैसे कैसे भ्रम हो रहा है कि उर्मिला जो है, वो अपने तोते को दाना खिलाती है, अनार का दाना खिला रही हैं।
और वो इतनी खूबसूरत है, उनका नाक जो है वो तोते की चोंच जैसी है, उसके अंदर एक बुल्किन लटक रहा है, यहाँ पर एक मोती लटक रहा है, और वो मोती जो है वो होठ की लाल आभा से अनार का दाना, दाड़िम का बीज लग रहा है। तो अब उसको देखिए कितने सौंदर्य से उन्होंने प्रस्तुत किया कि वो जो तोता है वो सोच रहा है, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। तो ये मैंने एक बार सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बताओ वो तोता जो है वो सोच रहा है ये दूसरा तोता कहाँ से आ गया, ये संभव नहीं है, लेकिन कवि की कल्पना है, इतना खूबसूरत ढंग से लिखा उन्होंने, गुप्त जी ने। तो ये एक मुझे रहा, और एक इसी के बदले में जो उन्होंने संदेह दिया है कि जब संदेह अलंकार होता है तो उसमें हमें लगता है यही सच है। तो उसका उन्होंने जो एक उदाहरण दिया वो ये दिया कि जब मंथरा आई और उन्होंने आकर के केकई को बताया कि क्या तुम्हें पता है कि क्यों भेजा भरत को, नानी घर क्यों भेज दिया, और इस समय पर राज्याभिषेक कर रहे राम का, ताकि कहीं तुम्हारा बेटा राजगद्दी, मतलब उनको मिलना चाहिए था लेकिन ऐसा ना हो कि वो कोई अड़चन पैदा करे, इसलिए उनके जब वो नानी घर गया हुआ है उस समय उसका राज्याभिषेक कर रहे हैं। तो अब वो अपनी बात कह करके मंथरा तो वहां से चली गई, अब रानी का जो है ना हिसाब, वो संदेह आ गया। अब देखिए कितनी खूबसूरत सी लाइन थी कि गूंजते थे रानी के कान, पवन भी करता था जो गान, भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उन्हें जोगे, पवन भी मानो उसी प्रकार शून्य में करने लगा पुकार, भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उन्हें जोगे। अब ये संदेह अलंकार है, और वो बार बार उसका इस तरह से गूंजना, भरत से सुत पर भी संदेह। तो ये इतना उन्होंने ऐसे कई हमें जो हर अलंकार के बारे में बताया, बहुत खूबसूरती से बताया, और क्योंकि कविता में थे मुझे आज तक याद रह गए। इन्हें दोबारा कभी नहीं पढ़ा, लेकिन मेरी जहन में अच्छी तरह कैद हो गए। तो कविता की ताकत क्या होती है, वो एक तो कंठस्थ हो जाते हैं, आपकी स्मृति में रह जाते हैं, आपको दोबारा दोहराना नहीं पड़ता। तो ये जो चीज होती है ना कि हाँ, मैं च से जो मैं आपको कह रही थी कि जो अनुप्रास अलंकार था, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। तो ये जो चारु चंद्र की चंचल किरणें, ये उन्होंने बताया कि ये जो च च च च ये अनुप्रास है, और इसके कारण इसमें सौंदर्य पैदा होता है। तो वो जो एक ध्वन्यार्थक आता है ना च च च, तो मैंने उसको एकदम से पकड़ लिया। मुझे लगा कि कविता में कितनी खूबसूरती है, कितने तरीके से वो बात को कहता है, और जैसे हम रानी कैकेयी को लेकर के मन में कई तरह की बातें उठती हैं कि उन्होंने अपने ही बेटे को, अपने बड़े बेटे को वन भेज दिया, तो उससे पहले जो उनकी मानसिक दशा थी वो क्या रही होगी, वो किस संदेह से, किस पीड़ा से गुजर रही थी। मतलब एक कविता एक व्यक्ति का पूरा जो उसका मानसिक चित्रण है वो आपके सामने खोल कर रख देती, खुली किताब की तरह। तो मुझे ऐसा लगा कि कविता में बहुत ताकत है, वो आपको बिना क्या कहेंगे, बिना अनपार्लियामेंट्री, असभ्य हुए, बिना असभ्य हुए, सभ्य होते हुए बड़ी शालीनता के साथ विरोध करना सिखा देती। वो बहुत तरीके से आपको अपनी बात रखना सिखाती है, आपकी बात में वो प्रभाव पैदा कर सकती है कि आप पूरे के पूरे समाज को एक नई दृष्टि दे सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि कलम में कोई बात है, और अचानक मैंने उसे पकड़ लिया, मुझे पता भी नहीं चला कब पकड़ा। तो मैं चिट्ठियाँ लिखा करती थी, और मेरे बाबा के घर में मेरे चाचा भी बड़े ही कविता प्रिय थे, तो वो कुछ लिखते थे, फिर मैं कुछ लिखती थी, तो ये सिलसिला चलता था। और जब मैं वहाँ के पहाड़ों को, वहाँ की नदियों को, वहाँ की हवा को छोड़कर दिल्ली आती थी, तो मुझे बड़ी उनकी याद आती थी। तो बस वही उन्हीं के नाम जैसे समझ लीजिए खत लिखती थी, और वो कब कविताएँ बन गई मुझे बाद में महसूस हुआ कि अरे ये तो कविता जैसी लग रही है। तो फिर वो मैंने उसका संग्रह निकला बाद में, फिर उस तरह से एक यात्रा जैसी शुरू हुई, अबोध मन से जिसका मुझे कोई एहसास भी नहीं था। इसी कड़ी में मैं एक और प्रश्न लगे हाथ पूछ लेती हूँ, उसके बाद फिर आपके चीज़ों पे बातें होंगी। जैसा कि आपने कहा कि इतनी अच्छी बातें आपने संस्मरण की, जो कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली और कहाँ से आपको ये सीख मिली, और आपने इतना बड़ा दायरा कर लिया साहित्य को। तो आज के जो कवि हैं, आज के जो साहित्यकार हैं, आज के जो लेखक हैं, वो जानना ज़रूर चाहेंगे कि और जैसा कि कमेंट में भी आ रहा है कि कल्पनाओं को पन्ना पर उतारने लायक कोई कवि के बस की ही बात है। तो इसमें इस कड़ी में ही जानना चाहेंगे कि
लेखनी में और जो आज के लेखक हैं और आपने जो लेखनी शुरू की, तो लेखनी का महत्व मैं जानना चाहूंगी कि कलम में कितनी ताकत होती है, ये जरूर देखिए, आप अच्छी बात आपने कही इसका इंदु जी, महत्व क्या क्योंकि है? आजकल जो हो गया है ना, आजकल थोड़ा-सा वातावरण बदल गया है और अब बहुत लोग लेखक होना चाहते हैं। ये अच्छी बात है कि लोग लेखन की ताकत को समझ रहे हैं और बहुत लोगों में ये इच्छा जगती है कि वो भी लिखें। पर लेखक की ताकत तब होती है जब वो आपके अपने मन की बात होती है। अभी हम क्या करते हैं ना कि जैसे एक समय आया, पौराणिक कथाओं का समय चल पड़ा, अब सब पौराणिक कथा लिख रहे हैं। सब वो कुछ चीज़ों का अनुवाद बना रहे हैं, कुछ चीज़ों को नए सिरे से लिख रहे हैं, तो वो वाली चीज़ें। लेकिन आप जिस परिस्थिति से गुज़र रहे हैं, आप जिस समय, जिस काल से गुज़र रहे हैं, उस समय की जो चुनौतियाँ हैं, उस समय की जो माँग है, अगर आप उससे अछूते रहते हुए लेखन करते हैं, तो वो थोड़ा किताबी हो जाता है। लेखन की ताकत आप तब समझते हैं जब आप बहुत ही कठिन दौर से गुज़र रहे होते हैं। मेरे को एक घटना याद आती है कि मेरी शादी हो गई थी और मैं थोड़ा, मेरे मन में था कि मैं कुछ करूँ, मैं कुछ नौकरी, मतलब मैं ऑफ़िस जाना चाहती थी। मैं घर में देखती थी अपने पापा को, वो ऑफ़िस जाते थे, तो मेरा मन करता था मैं ऑफ़िस जाऊँ, मैं कुछ काम करूँगी, ऐसा मेरे मन में होता था। बहुत से इम्तिहान हम दे रहे थे और उन दिनों कुछ-कुछ मंडल कमीशन आ गया, मैं नहीं दे पाई, इम्तिहान ही नहीं दे पाई, सारी तैयारी धरी रह गई। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती रहीं और हम नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि समय कटता जा रहा था और मैं बहुत ज़्यादा धीरे-धीरे करके ना भावुक होने लगी और मुझे थोड़ी निराशा भी घेरने लगी कि शायद लगता है सरकारी, उन हमारे समय में सरकारी नौकरियों को ही नौकरी माना जाता था। आजकल तो एमएनसीज़ ने वो उस पर हावी हो गई हैं, लेकिन हमारे समय में सरकारी नौकरी ही नौकरी मानी जाती थी। तो मुझे लग रहा था कि धीरे-धीरे करके मेरी उम्र जो है सरकारी नौकरी के लिए वो निकल जाएगी और शायद मेरे सपने ऐसे ही रह जाएँगे। तो जिस दिन मैंने बहुत जगह इम्तिहान दिया हुआ था, रिज़ल्ट रुके हुए थे, कई जगह पे रिज़ल्ट हो गया था, इंटरव्यू का रिज़ल्ट रुका हुआ था, कुछ पता नहीं था, हाथ में कुछ भी नहीं था। तो मुझे याद है कि एक दिन मैं बहुत-बहुत हताश थी, बहुत ज़्यादा हताश थी और जब मैं हताश थी, तो मैंने उस वक़्त एक कविता लिखी थी। वो कविता थी, नज़र उठाकर नाप रही हूँ धरती आसमान की दूरी, नज़र उठाकर नाप रही हूँ धरती आसमान की दूरी, उचक एड़ियों पर दे दूँगी सारी दूरी को मैं मात, पूरी इच्छा शक्ति के साथ। तो जिस वक़्त मैं निराशा की घोर घड़ियों में थी, उस वक़्त मेरे भीतर की कविता ने मुझे कहा कि मैं सारी दूरी को मात दे दूँगी। है क्या? धरती और आकाश में अंतर ही क्या है? एक बार एड़ियों से उचकना है और उसके बाद मैं पूरी दूरी को मात दे दूँगी। तो ये मेरे भीतर की एक जिजीविषा थी। वो इस तरह से फूट कर निकली और मज़े की बात आप ये देखिए कि उसके अगले ही दिन, जिस दिन मैंने ये कविता लिखी है, उसके अगले ही दिन मेरे पास इंडियन एयरलाइंस से ऑफ़र आ गया कि मुझे नौकरी जॉइन करनी है। तो कई बार ये होता है कि जब आप ठान लेते हैं कि मुझे झुकना नहीं है, मुझे यहाँ समझौता नहीं करना, मुझे तो अपने रास्ते पर चलना ही है, मैं भी हारने नहीं वाली, तो वक़्त जो है, वो समय जो है, वो आपको साथ देता है। पर हम ही हार जाते हैं कई बार और आजकल के बच्चे बहुत जल्दी हार जाते हैं, शायद इसलिए कि उनकी महत्वाकांक्षाएँ बहुत बड़ी हैं। हम छोटी-छोटी सी चीज़ों में भी खुश होते थे, आजकल बहुत बड़े-बड़े सपने हैं, तो इसलिए जब पूरे नहीं होते, उतनी ही बड़ी चोट लग जाती है। तो ये, तो मैं वो, आप जो पूछ रही हैं लिखने की ताकत और लेखनी की ताकत, तो मुझे लगता है कि ये इसने मुझे निराश नहीं होने दिया, मुझे डिप्रेशन में नहीं जाने दिया। वो समय था कि अब साथ में चले जाते, लेकिन उसने एकदम से मुझे उल्टी बिल्कुल वो दी। मैं बिल्कुल निराशा के समय कह रही हूँ कि मैं तो आसमान को नाप लूँगी। तो उसने जो मेरे भीतर एक ज़िद पैदा कर दी, वो शायद लेखन की ही ताकत थी कि जिसने वो ज़िद पैदा की और दिया मुझे। त्रिलोक कौशिक जी हमारे बहुत बढ़िया लेखक हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं और वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। जी। अब आपने अपनी रचनाओं में विविधतापूर्ण विषयों को स्थान दिया है, लेकिन एक बात जो सभी में कॉमन है वो है मानव स्वभाव और उसके एकाकीपन का स्पर्श। हौले से किया गया यह स्पर्श पाठकों को कई बार नेपथ्य में लेकर चला जाता है, जहां वह स्वयं को के सवालों से घिरा महसूस करता है। ये रोमांच कैसे पैदा कर जाती है, ये अब बताएं आप। नहीं, ऐसा सोच के नहीं करती कभी भी।
लेकिन हाँ, ये है कि ऐसा होता है क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे भीतर एक पूरा ब्रह्मांड है। हमारे एक-एक व्यक्ति के भीतर इतनी ताकत है कि अगर वो उसे मान कर चले, उसे पहचान कर चले, तो उसके पास बहुत कुछ होता है। तो जो आप कह रही हैं एकाकीपन, कई बार मुझे लगता है कि अकेला होना व्यक्ति की कमज़ोरी होती है, तो उसकी ताकत भी होती है। ये अकेलापन ही उसको इतनी हिम्मत दे देता है ना कि कोई मेरे साथ नहीं है, तो चलो। वो है ना गाना, कोई चले चले ना चले हम तो चल पड़े, मंजिल की जिसको धुने उसे कारवां से क्या। तो अब वो वाली बात हो जाती है कि एक हम ना जैसे चुनौती स्वीकार कर लेते हैं। अकेले होना कोई वो नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि हमारी जो असली पहचान होती है, वो अकेले में होती है, एकांत में होती है। अकेलापन दुःख देता है। मैंने अपने उपन्यास में कहीं ये बात भी लिखी है कि दोनों शब्द कितने साथ-साथ हैं, लेकिन फिर भी कितने अलग हैं। अकेलापन आपको जुदा कर देता है सबसे। आपको अकेला खड़ा कर देता है, जबकि एकांत आपको अपने भीतर ले जाता है, अपने भीतर की यात्रा कराता है, आपका सही आकलन करवाता है, आपकी संकल्प शक्ति बन जाता है। तो जब हम मानव स्वभाव की पहचान करते हैं, तो उस समय आपको बहुत ही अ, एक अलग तरह की शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है और इसलिए उस एकांत को ज़रूर पहचानना चाहिए। हालाँकि आप जिसकी बात कर रही हैं, मुझे लगता है कि आप उस अकेलेपन की बात कर रही हैं जो आज का समय जी रहा है। बच्चे विदेश चले गए हैं, कोई रह ही नहीं रहा है पास में, संवाद के लिए कोई नहीं है। मुझे ध्यान आता है मैंने इस पर एक कहानी लिखी थी और उसमें ये दिया था कि अब ऐसा समय आएगा कि लोग कहेंगे कि हम किसी कोई हमसे बात करने आए तो हम उसे पैसा देंगे। तो मैंने उसमें दिया था कि एक आप किसी को कंपनी दीजिए, वो आपको ये अद्भुत पैसा अद्भुत कहानी है, ये ज़रूर साझा करें आप ये कहानी दर्शकों के साथ। हमारी वो साहित्य अकादमी की पत्रिका में छपी और उस पर बहुत अच्छे रिस्पॉन्स भी मिले मुझे। संगीता पाहूजा जी जुड़ी हुई हैं और कुछ नाम सोनी अभी मैं देख रही थी नाम, पढ़ते-पढ़ते बात करते-करते कई बार पढ़ नहीं पा रही हूँ। लेकिन मैं सभी हमारे साथियों का गुड्डू प्रिंस जी जुड़े, मैं सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ कि आप मुझे सुन रहे हैं, मेरी कहानी के साथ जुड़े हुए हैं निमिषा सिंह जी और आलोक धनवा जी से जी निमिषा जी, आलोक धनवा जी से मेरा मतलब मिलना तो हुआ है, लेकिन उस तरह से लंबी बातचीत नहीं हुई, कार्यक्रमों में ही कुछ मंच हमने साझा ज़रूर किए हैं, लेकिन उस तरह से घनिष्ठता से बातचीत अभी नहीं हुई है मेरी, पर मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मिलना भी हुआ है, पटना में भी मिलना हुआ है। तो मैं बात कर रही थी आपसे कि वो जो अकेलापन है, हम चाहते हैं कोई हमसे बात करे। अभी जैसे लोग मुझे आके नाम दिख रहे हैं, तो मुझे लोभ हो रहा है, मैं उन्हें पढ़ूँ। ये संवाद जो है, ये ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप उस संवाद के लिए ललक रहे होते हैं और आपके पास कोई नहीं होता बात करने के लिए, आपको सुनने के लिए, आप अपनी बात कहना चाहते हैं, कोई नहीं है। बच्चे विदेश चले गए हैं या पढ़ाई करने के लिए हमने ही उन्हें बाहर भेजा हुआ है। तो वो जो एकाकीपन है, वो आपके भीतर धीरे-धीरे एक खोखलापन दीमक की तरह खाने लग जाता है और आप अपनी सारी शक्तियाँ, अपनी सारी ऊर्जा चुका हुआ महसूस करते हैं। तो उस समय मैं ये कल्पना करती हूँ कि देखिए, हमारे यहाँ कई ऐसे युवा हैं जिनको नौकरी की ज़रूरत है और कई ऐसे वृद्ध हैं, जिनके पास पैसा है, सुख है, साधन है, सब कुछ है, संपन्न है वो, लेकिन बात करने वाला कोई नहीं। तो अगर ऐसा हो कि कोई व्यक्ति कहे कि आप बैठो मेरे साथ बात करो, तो एक लड़की आती है, उसको नौकरी की ज़रूरत है। तो वो जब आती है और बात करती है तो उसे लगता है कि पता नहीं ये क्या चाहते हैं मुझसे? कंपनी के पैसे मतलब उसका जो एक एक्स बॉयफ्रेंड है वो बोल रहा है कि तुम्हें नौकरी चाहिए तो तुम एक वृद्ध हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, उनके साथ बैठो, उनको कंपनी दो। अगर उन्हें तुम्हारी कंपनी अच्छी लगी, तो उसी हिसाब से पैसे भी पेमेंट होंगे। तो बड़ा मतलब डिस्टर्ब हो जाती है कि ये कैसा आदमी क्या बात कर रहा है कि मतलब खुद मुझे एक तरह से शेयर करने की बात कर रहा है। तो वो बहुत आहत होती है। लेकिन अब उसको पैसों की ज़रूरत है, उसे नौकरी की ज़रूरत है, तो वो सोचती है अच्छा एक बार जाके देखती हूँ। तो वो जब जाती है और वहाँ बैठती है तो वो कहती है कि क्या मैं चाय बनाऊँ? तो कहते नहीं, नहीं, मैंने तुम्हें चाय बनाने के लिए यहाँ नहीं रखा, तुम बैठो। और फिर वो बात करता है उससे। और उसमें कई मतलब घटनाएँ ऐसी आती हैं, वो चाय लेकर आता है, हम आदी नहीं है ना इस तरह के कॉन्सेप्ट के, तो वो चाय लेकर के आता है बना कर के, तो वो डरती है कि कहीं ऐसा ना हो इसमें कुछ मिला रखा हो, तो वो जल्दी से जो उसका वाला कप है वो उठा लेती है, अपना ना पी करके उसका वाला उठा लेती है और इस तरह से करके कहानियाँ आगे बढ़ती है और वो जब धीरे-धीरे बातचीत करने लगते हैं, तो वो देखती है कि उन व्यक्ति का जीवन इतने संघर्ष से भरा रहा, आज उनके घर में कोई नहीं है, बेटा विदेश चला गया है, पत्नी है नहीं, गुज़र गई है
और वो उस अकेलेपन को किस तरीके से भर रहे हैं। और हफ्ते के हफ्ते वो उसको पैसे दे देते हैं कि तुम्हें ज़रूरत होगी तो महीने भर रुकने की ज़रूरत नहीं है, मैं हफ्ते के हफ्ते पैसे दे दिया करूँगा। तो उसकी बहुत सारी ज़रूरतें सही हो जाती हैं, और दूसरा कि उसे लगता है कि एक व्यक्ति जिसको मेरी ज़रूरत थी, मैं वहाँ खड़ी हूँ, और मुझे उससे पैसों की ज़रूरत थी, मुझे वो पैसे मिल रहे हैं, तो मतलब एक बड़ा अच्छा-सा रिश्ता बनता है। और फिर वो है कि भई टेक योर टाइम, इसका है कि ये टाइम इन्वेस्ट करिए आप। आप अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, बदले में हम आपको पैसे देंगे। तो मतलब एक अच्छी उसकी लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को सराहा। मुझे अच्छा लगता है इस तरह से कि मैं कुछ नई चीज़ ढूँढना चाहती हूँ, क्योंकि हम परेशानियों की बात तो करते हैं, उसका हल कौन बताएगा? वो हल भी हमें ही ढूँढ के लाना है और उस पर काम करना है। तो टीवी और दूरदर्शन में आपका महत्वपूर्ण समय बीता, कैसे आपने वो स्थान बनाई, और 13 वर्षों तक लगातार 13 वर्षों तक लोग आपकी आवाज़ों को सुनते रहे, और आप तो आप वो थोड़ा-सा संस्मरण आप साझा करें कि कैसी इसमें जर्नी रही आपकी? बहुत-बहुत पुरानी बात आप ले गई मुझे। अगर मैं कहूँ तो शायद ये 82 की बात होगी, और मेरे स्कूल में 81 या 82 की बात होगी, मेरे स्कूल का एनुअल फंक्शन था। तो मैं स्कूल की हेड गर्ल थी, और उस बार ये कहा गया कि हेड गर्ल और हेड बॉय जो हैं वो एनुअल फंक्शन को कंपेयर करेंगे, एंकरिंग करेंगे उसकी। तो मुझे तो ये सब अच्छा ही लगता था। स्टेज पर तो मैं कविताएँ वगैरह पढ़ाई करती थी, तो उसमें हमारी जो मैडम जिसकी बात मैंने की, रजनी किसान मैम, उन्होंने सहयोग भी किया मुझे और मार्गदर्शन भी दिया मुझे। तो जब मैंने वहाँ पर बोला और वो संचालन किया, तो मुझे मुझे तो खुद में बड़ा अच्छा लगा, मैं बड़ी खुश थी, बोल-बाल करके मैं चली आई। फ्राइडे का दिन होता था, जनरली एनुअल फंक्शन ऐसे होते थे। आगे 2 दिन की छुट्टी थी, सैटरडे, संडे। मैंने अपना बोला और उसके बाद खुश-खुश मैं घर चली गई। मंडे को जब मैं स्कूल आई वापस, तो हमारी टीचर ने मुझे बोला कि तुम कहाँ चली गई थी? और रेडियो, टेलीविज़न वाले भी उसको रिकॉर्ड करने आए हुए थे। उन दिनों तो बस दूरदर्शन ही हुआ करता था। तो वो लोग भी आए थे रिकॉर्ड करने के लिए, और वो उन्होंने एक कार्ड मुझे पकड़ाया कि इनसे जाकर के मिलना, आकाशवाणी में जाकर के और दूरदर्शन में जाकर के मिलो। तो मैंने कहा अच्छा, मैं बड़ी हैरान हुई, क्योंकि हमारे लिए ये बड़ी दूर की चीज़ थी। आकाशवाणी मतलब जैसे पता नहीं कहाँ आकाश से आ रही है आवाज़। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हम भी, आजकल तो सहज हो गई हैं चीज़ें, बहुत सारे अवसर आ गए, उस समय ऐसा नहीं था। तो मैं उस समय तो फिर भी नहीं जा सकी, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम पास थे। एग्ज़ाम देने के बाद मैं उसकी छुट्टियों में गई, और जा कर के जब मैं वहाँ मिली, तो वहाँ आकाशवाणी में करुणा श्रीवास्तव थी, और उन्होंने मुझे पहला कार्यक्रम दिया, मुझे आज भी याद है, वो था लोकगीतों में सावन। इसके ऊपर मुझे एक आलेख जैसा पढ़ना था। तो नया-नया कार्यक्रम, मतलब मेरे लिए नई-नई थी मैं बोलने वाली, तो मैं उसे लिख कर ले गई, जो मुझे बोलना था, और वहाँ दिखता तो था नहीं, सिर्फ़ आवाज़ आती थी, तो मैंने उसको बोला। जब वो प्रसारित हुआ, तो मुझे अभी भी याद है, हमारे पास वो मर्फी रेडियो था, बड़ा-सा डब्बे जैसा, तो हम वहाँ पर बैठकर सुन रहे थे। जो मैंने अपनी आवाज़ सुनी, और मेरे घर के भी सब लोग बैठे थे आस-पास आकर के। वो इतना मतलब अद्भुत था वो महसूस करना। उसके बाद कितने ही सही। कार्यक्रम, कितना कुछ किया, लेकिन वो जो एहसास था अपनी आवाज़ को पहली बार आकाशवाणी, ऐसे लगता था ये आकाशवाणी है। तो ऐसे लगता था जैसे सच में आकाश से आ रही है वो आवाज़। तो अपने आप अपनी आवाज़ को उसमें सुनना बहुत ही अद्भुत था। आज भी सोच कर के रोमांच हो जाता है कि कितना खूबसूरत था वो एहसास। और उसके बाद जब मैं वहाँ गई, फिर तो वो सिलसिला ही चल पड़ा। फिर मैं दूरदर्शन भी गई, तो दूरदर्शन में भी ओम शिवपुरी हुआ करते थे। उन्होंने वो युगवाणी युग मंच किया करते थे। तो उन्होंने मुझे वहाँ पर कविता पढ़ने के लिए बुलाया। उसके बाद फिर वहाँ भी सिलसिला चल पड़ा, और बहुत से कार्यक्रम मैंने किए। दूरदर्शन और उपग्रह दूरदर्शन शुरू हुआ था नया-नया, उसमें भी बहुत सारे कार्यक्रम किए। आईना और सफलता की कहानी, और अ अ, एक और क्या होता था, अ, ऐसे कई कई सारे कार्यक्रम थे जो मैं वहाँ करती थी, जिसके अंदर की मुझे सबसे अच्छी बात लगती थी, इसके ज़रिए, जैसे सफलता की कहानी, इसके ज़रिए मुझे ऐसे कई लोगों से मिलना हुआ। ये एक इंटरव्यू बेस्ड प्रोग्राम था। तो उसमें ऐसे कई लोगों से मिलना हुआ जिन्होंने एक बड़ी छोटी-सी जगह से अपनी यात्रा शुरू की थी,
और फिर वो एक बड़े फैक्ट्री के मालिक बन गए थे, या एक बड़ा सा बिजनेस उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था और उसमें वो बहुत सफल हो रहे थे। तो आदरणीय नित्यानंद प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, और जिन चाचा जी की मैं बात कर रही थी, जिनको मैं पत्र लिखती थी कविताओं की, जहाँ से शुरुआत हुई, आप वही विभूति हैं। मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है आपके रहने से, मैं प्रणाम करती हूँ। तो वो जो चीजें थी, मतलब उससे मुझे जिंदगी के कई मायने दिखाई दिए, और जो संघर्ष के नए तरीके, किस किस तरह से लोगों ने संघर्ष किया, खास करके महिलाओं ने, लड़कियों ने, जिस तरह से, मतलब पढ़ने की भी सुविधा नहीं थी, और उन्होंने किस तरह से अपना काम शुरू किया, जीवन यापन के लिए इंडिपेंडेंट बनी। तो वो चीजें मुझे भीतर भीतर कहीं गढ़ रही थी, मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन वो सिर्फ इंटरव्यू देने की एक चीज मुझे अंदर अंदर कितना मजबूत बना रही थी, ताकत दे रही थी, वो वक्त आने पर पता लगा। उस समय मैं पढ़ रही थी, मैं कॉलेज में थी, क्योंकि मैंने बताया, मैं 82 में मैं जब मिली थी, तो मैंने अपने एग्जाम देने के बाद मिलने गई थी, और मेरा जो पहला प्रोग्राम वहाँ रेडियो से हुआ था वो 82 में हुआ था। 82 की मई या जून का रहा होगा, मई, जून या जुलाई, क्योंकि बारिश का था ना, तो लोकगीतों में सावन सावन का महीना था, तो उस समय मैंने ये दिया था पहला। वहां से मेरी यात्रा शुरू हुई, और आकाशवाणी के जरिए भी बहुत से लेखकों से, मन्नू भंडारी जी से मेरी मुलाकात तभी हुई, बहुत से लेखकों से मिलना हुआ, बहुत सारे अच्छे हमारे युवा कवि जो थे, और मैंने देखा कई लोग लिख रहे हैं, कितना सुंदर लिख रहे हैं। तो उनसे मिलने के बाद ना एक अपने आप में विश्वास पैदा होने लगा कि अच्छा, मैं भी लिख सकती हूँ, उन्होंने इतना अच्छा लिखा है, वो इतना अच्छा बोल रहे हैं। तो इस तरह से करके धीरे धीरे करके आकाशवाणी में मैंने बहुत से कार्यक्रम दिए। एक अच्छी बात ये रही कि उच्चारण मेरा साफ था। तो बिहार के लोग वैसे भी हिंदी अच्छी बोलते हैं, तो वो था। और रेडियो का जब वो मिला, तो हमें एक एक नुक्ता वगैरह के लिए भी ध्यान देने लगे, और स्पष्ट बोलने के लिए मुंह को खोल कर बोलना, चबा कर बोलना। बल्कि यहाँ तक कि मैंने आगे वॉइस मॉड्यूलेशन की ट्रेनिंग भी दी। जब मैं एयर इंडिया में आई, इंडियन एयरलाइंस से बाद में वो मर्ज हो जाने के बाद एयर इंडिया कहलाने लगा, तो एयर इंडिया में भी मैंने, जो हमारी एयर होस्टेस थी, उनको भी मैंने कैसे अनाउंसमेंट की जाती है उसकी ट्रेनिंग के लिए, मुझे वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए वहाँ एक अलग खास काम दिया जाता था, वो मैंने किया। और 26 जनवरी की जो परेड का था खास करके, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो उस समय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी वहाँ इस काम को देख रहे थे, और उन्होंने कहा कि आप ये कमेंट्री करें। तो मुझे बड़ा लगा कि पता नहीं ये इतनी बड़ी चीज़ होती है, इतना भव्य होता है, मैं कर पाऊँगी कि नहीं। लेकिन उन्होंने उत्साह बढ़ाया, और मेरा ही नहीं, वो हर किसी का उत्साह बढ़ाते रहे। बहुत ही गज़ब के व्यक्तित्व हैं वो, और जब तक वो आकाशवाणी में रहे, आज भी बहुत अच्छा है, लेकिन उनके समय की बात ही अलग थी। उन्होंने कई नए मैं चेहरों मिली को हूँ, आपने ही मिलवाया था मुझे दरभंगा दरभंगा में, बिल्कुल, जाने के बिल्कुल। क्रम में। जी, 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 जी। तो बहुत ही उदार फिर मना मैं रहे, मुंगेर और में भी उन्होंने, एक बार वो आए थे मुंगेर, तो मैं मिली थी उनसे। अच्छा, अच्छा। तो जी, वो काफ़ी। उन्होंने ये मुझे पहला मौका दिया था। और उसके बाद तो वो सिलसिला चलता ही रहा, 13 सालों तक लगातार मैं जाती रही, और कई स्थानों से, सिर्फ 26 जनवरी की परेड ही नहीं, बल्कि इसके अलावा भी, जैसे विज्ञान भवन में कोई कार्यक्रम होता था, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता था, और और भी कई, मतलब बड़े बड़े लोग वहाँ पर, लेबर्स डे पर प्रोग्राम होता था। हमारी सुमित्रा जी जब वो थी, इसकी पार्लियामेंट में अध्यक्ष थी, तो उनके उसमें भी मैंने कार्यक्रम किए थे। तो इस तरह से बहुत से कार्यक्रमों का मुझे वहाँ से आंखों देखा हाल सुनाने का मौका मिला, और मैंने ये पाया कि ये सभी विधाएं, जो वाचिक परंपरा हम जिसको कह सकते हैं ना, मंच पर कविता पढ़ना, या कविता का संचालन करना, कवि गोष्ठी का संचालन करना, या ऑन द स्पॉट कमेंट्री करना, ये सब हैं तो वाचिकी, लेकिन इनमें बड़ा फर्क है। तो वो एक लंबी यात्रा थी, और जिसने मुझे कई सारे वेरिएशन दिए। वो मुझे कैसा टोन होता है जब आप आंखों देखा हाल सुना रहे होते हैं, कैसा टोन होता है जब आप साक्षात्कार कर रहे होते हैं, कैसा टोन होता है जब आप कविता पढ़ रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ों में जो वेरिएशन थी ना, वो मुझे अट्रैक्ट करती थी, मुझे अपनी तरफ खींचती थी। तो मैं चलती गई, जो आ रहा था, मैंने कहा चलो देखते हैं, ये भी करके देख लेते हैं। तो वाजपेयी जी ने कहा कि आप लोग लेखक हैं, कवि हैं, आप लोगों को अगर आप लोग इसका संचालन करेंगे या आंखों देखा हाल सुनाएंगे, तो आपके पास अ, अच्छा शब्दकोश है। आप जो बात कहेंगे उसमें एक अच्छा मैसेज जाएगा। आप क्यों नहीं कोशिश करती? आप करिए। तो इस तरह उन्होंने कई लोगों को बढ़ावा दिया, उनमें से एक मैं भी थी, और इस तरह से ये यात्रा चल पड़ी, और
बहुत अच्छा लगा, अपने भीतर एक कॉन्फिडेंस भी आया, क्योंकि वहाँ रीटेक नहीं हो सकता, वहाँ पब्लिक के बीच में बैठे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, वो रिकॉर्डेड प्रोग्राम नहीं, वो लाइव है। तो उन चीज़ों ने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया और बड़े खूबसूरत एहसास रहे। हर बार मतलब 13 साल तक लगातार करना, और हर बार एक नए तरीके से। मैं कभी वो कमेंट्री लिख कर नहीं ले जाती थी, वो तो हमें मिलता था जो उसके बारे में जानकारी होती थी, वो उसकी एक किताब मिलती थी ज़रूर, लेकिन इसके अलावा उसको कैसे कनेक्ट करना है, ये उसी वक़्त मुझे बोलना बड़ा अच्छा लगता है। अभी भी मैं जब कोई संचालन या कोई कार्यक्रम करती हूँ, तो मुझे ये पॉइंट बना के या इस तरह तैयार करके बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, और मुझे लगता है कि जो मैं महसूस कर रही हूँ उस वक़्त, जिस तरह का, अगर मैं वैसा ही बोलूँ तो वो ईमानदारी आपकी उसको ना खूबसूरत करती है। मुझे वो भाता है, बजाय प्रिपेयर्ड भाषण देने के, तो मुझे वो भाता है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, सब आपके सचमुच में जादूगरी बातों में एकदम खो से गए हैं, और सब लोग इसके बहुत आनंद ले रहे हैं। अब मैं दर्शक भी कुछ जानना चाह रहे हैं कि है शगुन से शब्द कुछ, इसके बारे में आप लोगों को बताएं। तो शायद आपकी नई किताब है। जी, जी। तो मेरी नई किताब आई है, और क्योंकि ये नई है तो मैंने इसको सामने ही रखा है। जी। एक झलक मैं सबको दिखाना चाहती हूँ। ये मेरी हाँ, 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 किताब दिखने है में भी शगुन से शब्द। बहुत बहुत और ये मुझे लगता है वैसे भी लेखकों के लिए शब्दों का शगुन, शब्द तो शगुन की तरह ही होंगे। जब एक लेखक के पास शब्द आ जाते हैं तो उसका शगुन हो जाता है, श्री गणेश हो जाता है, सब अच्छा-अच्छा होगा। और वैसे ये जो किताब है, ये इसमें मेरी कुछ छंदमुक्त कविताएँ भी हैं। मैं शुरू से छंदमुक्त कविताएँ लिखती रही हूँ, लेकिन इसमें कुछ छंदबद्ध कविताएँ, मतलब नवगीत भी हैं, इसमें ग़ज़लें भी हैं कुछ, और दोहे भी हैं कुछ, तो इसमें विविधता है। इससे पहले की जो मेरे काव्य संग्रह हैं, ये मेरा चौथा काव्य संग्रह है। तो इससे पहले की जो मेरी काव्य संग्रह रहे हैं, उनमें ज़्यादातर सभी मेरी बहुत कम होंगी जो छंदबद्ध होंगी, वो मुक्त छंद में मेरी कविताएँ रहती हैं। और ये जो शगुन से शब्द हैं, दरअसल ये मैंने अपनी माँ को ध्यान में रख कर के लिखा है। तो मेरी माँ जब गुज़र गईं तो मुझे उनके शब्द बड़े याद आते थे, और ख़ास करके ये याद आता था कि उनको ना किसी भी बात को मुहावरे में कह देना, उनकी एक अदा थी। कोई भी बात को जो ना झट से कोई न कोई कहानी, झट ई न तो ऊ न तो वही किस्सा, ऐसे कुछ न कुछ कह देती थी। तो उनका वो जो कहना था, हर बात पे ताने, उनका प्यार जो था वो ताने मारने वाला प्यार होता था, गुस्सा करके बोलने वाला। तो वो जो चीज़ होती थी ना, तो उस समय शायद हम इतना नहीं समझ पाते थे। मैं कहीं बाहर जाने लगती थी तो मुझे कोई कॉम्पिटिशन में जाना है या कहीं कोई ख़ास काम के लिए निकलना है, तो मैं कहती थी, मम्मी थोड़ा कुछ डाँट-वाँट दो, शगुन हो जाएगा। तो वो सच में हम तुम्हें ऐसे ही लगते हैं क्या? ऐसे करके गुस्सा आ जाती थी और कुछ-कुछ बोलती थी, और सचमुच में शगुन। उनकी डाँट, उनका कुछ भी कहना, जाते-जाते वो 2 शब्द कुछ कह दें, हो जाता। तो वो उनके गुज़रने के बाद ये बात मुझे बार-बार चुभती रही कि अब कौन शगुन करेगा मम्मी? तुम तो रही नहीं, अब कौन शगुन करेगा? तो उस वक़्त मुझे वो कविता, मैं शगुन से शब्द कुछ, अंतिम निशानी रह गई। इस उससे मैंने इस गीत को लिखा, ये गीत में बना, और फिर मुझे लगा कि इसी, ये शब्द और शगुन का लेखन से भी संबंध होता है, तो मैंने यही शीर्षक इस पुस्तक का भी रखा। ये इंडिया नेट बहुत बुक्स ने छापा है इसको, और अमेज़न ये पे बहुत उपलब्ध है। भावनात्मक आपने बातें कही यहाँ पे, और बहुत भावुक सच में ये किताबें पढ़, मुझे लगता है ये किताब सबको पढ़नी चाहिए। माँ का प्यार है इसमें, और एक बेटी का उसमें अनुभव है, तो ये ज़रूर सोनी जी इसको कह रही हैं कि शब्द सोनी लिख भी रही है। हाँ, सोनी वो लिख भी रही है। कि अवेलेबल नहीं है या नहीं? है, बिल्कुल है, ये अमेज़न पर है, और वैसे इंडिया नेट बुक्स ने छापा है तो दिल्ली में है वो, वहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो अमेज़न पर है, उनका लिंक दिया हुआ है। जी, ये इंडिया नेट बुक्स से है, और भी कुछ लोग पूछ रहे हैं, तो जी। भीलवाड़ा से, ये इंडिया नेट बुक्स ने छापा है जी, इंडिया नेट बुक्स है अच्छा। ये, इंडिया नेट बुक्स ने छापा है, जी। और तो अमेज़न से आप इसकी ले सकते जानकारी भी आप दे देंगे, तो वहाँ से लोग कांटेक्ट कर लेंगे। हैं। जी, जी।
नहीं, अमेज़न से ले लें, है ना? और बाकी वैसे बाकी ज़्यादातर मेरी रचनाएँ जो हैं वो किताब घर से, किताब घर जो दरियागंज में प्रकाशन है किताब घर, जी। वहाँ से ज़्यादातर सभी किताबें हैं मेरी। नित्यानंद प्रसाद जी लिख रहे हैं कि नई पुस्तक तो आपके साहित्यिक प्रस्तुति ही सगुन प्रस्तुति की सगुन ही तो है। बस आप लोगों का आशीर्वाद और स्नेह चाहिए मुझे। मैंने आपकी कुछ डायरियाँ नई धारा में पढ़ी है। आपकी डायरी डेली रूटीन की डायरी से हटकर है। कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली हमारे दर्शकों को? ये आपने बड़ा मेरे मन का प्रश्न पूछ लिया इंदु जी, क्योंकि डायरी मेरी बड़ी प्रिय विधा है और मुझे दुःख लगता है कि डायरी को या तो कम लिखा जा रहा है और या फिर ऐसा लिखा जा रहा है कि खुद को महिमा मंडित करने के लिए या फिर उसको बिकाऊ बना देने के ख्याल से लिखा जा रहा है, तो मुझे दुःख होता है क्योंकि डायरी बिल्कुल आपसे आपका जो आप एकांत वाली बात हम कर रहे थे ना, अकेलापन और एकांत, तो वो जो अकेला एकांत वाला जो समय होता है जब आप अपने आप से बात करते हैं, डायरी मेरी उस समय की साक्षी होती है। तो मैं क्या कर रही हूँ, होता क्या है कि हम ना अक्सर तो हम जब बाहर होते हैं तो हमें कोई देख रहा है, हमें उसके हिसाब से मतलब अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा, इस हिसाब से हम चलते हैं, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, इस हिसाब से हम बोलते हैं। लेकिन डायरी जब हम लिखते हैं तो वो मैं खुद को देख रही होती हूँ, मैं खुद को सुन रही होती हूँ, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा नज़दीक कोई रिश्ता नहीं हो सकता। आप अपने आप से अपनी बात कर रहे हैं, आप अपनी बात को सुन रहे हैं, अपने मन को पढ़ रहे हैं, अपनी आवाज़ को सुन रहे हैं। तो इससे ज़्यादा जो है विभा नारायण भी जुड़ी हुई हैं, मैं उनका भी बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। खुद भी बहुत अच्छा लिखती हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप डायरी लिख रहे होते हैं, तो आप बहुत ईमानदार होते हैं। मीत जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी प्रणाम। तो जो आप वो बात जब आप कर रहे होते हैं, तो वो सबसे ज़रूरी बात होती है कि ईमानदारी होनी चाहिए। आप उसमें ये मत बताएँ, मुझे लगता है मतलब बताने को आपकी डायरी आप कुछ भी कर सकते हैं, हर एक की अपनी डायरी बहुत पर्सनल होती है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि डायरी आपसे आपका संवाद है, तो उसमें कुछ विचार आने चाहिए। जो चीज़ें मेरी नई धारा में छपी नई धारा को मैं इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, शिव नारायण जी उसके संपादक हैं और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से उस जगह बहुत स्थान दिया। बड़ी लंबी डायरियाँ भी उन्होंने एक बार में छापी। ये नहीं कि अगर 5 पेज की, 6 पेज की, 10 पेज की भी डायरी उन्होंने एक बार में छापी। मुझे याद है कि जब मैंने निर्भया वाला जब केस हुआ था, तो उस वक़्त मैं बहुत ज़्यादा व्यथित थी, बहुत ज़्यादा। तो उस समय अब ये है कि मैं कहाँ कार्यक्रम में जा रही हूँ, कहाँ क्या हो रहा है, उसको छोटी बात तो हो सकती है, लेकिन उससे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके जो रिफ्लेक्शंस हैं, उसका जो समाज पर असर है, उस समाज का जो मुझ पर असर है, जब तक वो नहीं आता, तब तक वो फिर आपकी है, फिर दूसरा उसको क्यों पढ़ेगा? इसलिए उसको उस डायरी में उसके साथ जो आपकी एक टकराहट हो रही है, विचारों की टकराहट हो रही है, आपके सिद्धांतों के साथ टकराहट हो रही है, आपके सोच के साथ जो टकराहट हो रही है, उसका होना बड़ा ज़रूरी है। तो जैसे वो मैंने बताया निर्भया वाला जब हुआ था, तो शुरुआत ऐसे हुई कि मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या घटना घट गई। कई दिन बीत गए क्योंकि मेरे घर में केबल नहीं लगा था। हम लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, टीवी बहुत डिस्टर्ब करता है। तो मैं खुद टीवी में काम करती, लेकिन मेरे घर में टीवी था ही नहीं। जब भी मैंने खरीदा फिर किसी-किसी को दे दिया, ले जाओ, बहुत टाइम वेस्ट करता है हमारा, हम नहीं चाहिए। तो बाद में जब ये वाली घटना हुई, मैंने देखा मेरे ऑफ़िस में सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो मुझे बड़ा वो लगा, मैंने कहा मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा। घर आकर के मैंने दूरदर्शन तो चलता था, केबल नहीं लगा रखा था। तो मैंने दूरदर्शन चलाया तो वहाँ कोई घटना ही नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी। मतलब 12 दिसंबर की ये घटना और मेरे 17 दिसंबर की मेरी डायरी थी। 17 दिसंबर को मैंने उसे खोला और मेरे ऑफ़िस में बातचीत हो रही थी, तो मुझे जानकारी मिली और मैंने जब टीवी खोला तो उसमें उसकी कोई चर्चा नहीं थी। दूरदर्शन के समाचार में किस घटना का ज़िक्र तक भी नहीं था। तो मैं बड़ा हैरान हुई कि ये क्या बात हुई कि भई दूरदर्शन उसके बारे में कुछ भी नहीं बता रहा। यही हमारी मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम टू नो है, हम कुछ नहीं जानते, सूचना का अधिकार इसी को कहते हैं क्या? तो जब अच्छा मुझे लगा कि शायद ये चैनल वाले टीआरपी के लिए भी हर एक चीज़ को बहुत बढ़ा-बढ़ा के कर देते हैं। पता नहीं घटना घटी भी है कि नहीं। तो क्योंकि मैं दूरदर्शन पर या सरकार पर या तंत्र पर मैं क्वेश्चन नहीं उठाना चाहती थी, एक अपनी वो थी। लेकिन उस समय बड़ा धक्का लगा जब मैं अचानक मैंने देखा उस समय मेरी मम्मी बीमार पड़ गई थी, आईसीयू में थी एडमिट। तो मैं हॉस्पिटल गई उनको देखने।
तो जब तक मैं वहाँ जाती भीतर, मुझे उस समय टाइम नहीं हुआ था उनसे मिलने का, तो उतनी देर तक जब मैं बाहर बैठी रही, तो मैंने देखा बड़े-बड़े जो प्लाज़्मा टीवी लग रखे होते हैं, दीवार पर टंगे हुए होते हैं, उस पर वहाँ से जो राजपथ पर जो भीड़ आई हुई थी, उसका सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा था। और उस समय लोगों के अंदर एक अजब-सा आक्रोश भरा हुआ था और पुलिस उस पर पूरा मतलब वो ठंडे पानी का झरना उन पर छोड़ रही है, बौछार छोड़ रही है और डंडे पीट करके उनके भगा रही है। तो मैंने कहा ये क्या है? किस देश में रह रहे हैं? किस समय में, किस समाज में रह रहे हैं? एक लड़की के साथ इतनी दरिंदगी हो जाती है, उसके लिए लोग बाहर आ रहे हैं, बात कर रहे हैं और तुम उनकी बात सुनने के बदले उनको वहाँ से भगा रहे हो। क्या है इसका मतलब क्या है? धारा 144 लगा दी तुमने वहाँ पर। क्या है इसका मतलब? मेट्रो बंद कर दी तुमने कि कल तुम यहाँ आ ना सको। तो मैं बहुत अपसेट हुई और उसके बाद फिर मैंने आकर के टीवी चलाया और आज भी टीवी पर कुछ नहीं था। तब मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर मुझे लगा नहीं, इस तरह हम आँख पे पट्टी बाँध के गांधारी बनकर नहीं बैठ सकते। हमको देखना है, क्या हो रहा है मुझे पता होना चाहिए। और फिर मैंने अगले दिन केबल वाले को बुला करके केबल लगवाया और जब उसमें देखना शुरू किया मेरे तो होश उड़ गए कि क्या घटना थी, क्या हुआ था सब कुछ। जब मैं लोगों से सुन रही थी और तो मुझे इतना नहीं समझ में आ रहा था कि इसकी सीरियसनेस कहाँ तक जा रही है, कितना संवेदनशील मसला है ये। लेकिन जब उसको मैंने लिखा उसके बाद मेरे दिमाग पर और मेरे दिमाग पर नहीं, मैं जितने लोगों से मिली उन सबके दिमागों पर, ख़ास करके महिलाओं पर, जो उनकी जो साइकोलॉजी आप कह रही हैं, उनकी जो मानसिक स्थिति थी, वो देखने लायक थी। जो मेरे साथ अभी यहाँ बैठे हैं इस मंच पर और सुन रहे हैं मुझे, उनमें से कितनी ऐसी महिलाएँ, ऐसी माएँ होंगी, जिन्हें डर लगता था अपने बच्चों को स्कूल भेजने में, अपनी बेटियों को कहीं नौकरी पर भेजने में। देर जो आफ्टरनून की शिफ्ट करती हैं, रात की शिफ्ट करती हैं, उनकी माएँ तो रात भर सोती ही नहीं होंगी। तो इन घटनाओं को मैंने वो जो मेरे साथ गुज़री थी, उनको मैंने वहाँ दर्ज किया और वो एक लंबा लेख बन गया। फिर नारायण जी ने उस पूरे लेख को छापा, एक बार में छापा। तो इस तरीके से कई चीज़ें थीं जो मेरे उसमें आती थीं, उनको वो छाप रहे थे और इसलिए क्योंकि वो छाप रहे थे तो मुझे लग रहा था कि हाँ मुझे लिखना चाहिए। लोगों के बड़े अच्छे-अच्छे कमेंट्स आ रहे थे, पत्र आ रहे थे मेरे पास। एक बड़ी अच्छी घटना थी कि उन दिनों ये सब अ, ईटीवी, ई मुला ये सब चीज़ें नई थी और हम लोग बहुत मैं बहुत तैयार नहीं थी इन चीज़ों के लिए। अब तो लाइव वगैरह होता है बहुत अच्छी तरह से। लेकिन बहुत पुरानी बात है, मुझे लगता है 17 के आस-पास की। तो उस समय हमारे एक मित्र ने स्कूल के हमारे फ़ोन में हम लोगों को कनेक्ट किया और एक ई-मुलाकात हुई जो हमने फ़ेसबुक पर की और उसने जो पूरा एक हॉल तैयार किया और उसमें हम लोगों की सबके बारे में प्रोफ़ाइल डाली ताकि हम एक-दूसरे को फिर से पहचान सकें। स्कूल को छोड़े हुए 30 साल हो चुके थे और तब हम लोग जुड़े थे। तो वो जो मुलाकात थी वो बड़ी अद्भुत थी। तो उसे मैंने लिखा डायरी में। अब वो रोज़मर्रा की डायरी थी नहीं और रोज़मर्रा का लिखने का मतलब भी नहीं है, तो वो बड़ा अलग था और जो बात आपने कही कि मेरी डायरी अलग होती है, वो उस वजह से अलग बन गई। तो जब मैंने इसकी चर्चा की और मैंने उनको शिवनारायण जी को भेजी, वो डायरी छापाई करते थे वो, तो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, "ये तो बड़ी अद्भुत है, बहुत अलग तरह की" और बड़े पत्र आए। मतलब एक पत्रिका में इकट्ठा 4-5 पत्र मेरे ही नाम के छप गए। तो वो बड़ी बात थी और उसके बाद भी वो कह रहे थे बहुत से पत्र आए लेकिन फिर दूसरी जो ताज़ा अंक थे उनके बारे में उन्होंने उसको दिया लेकिन मुझे उन्होंने वो पत्र के बारे में भेजा लिख करके, ये पत्र, ये आपके इन लोगों ने ये कमेंट्स भेजे। तो ये चीज़ें आपको कहीं विश्वास दिलाती हैं कि इसका मतलब आप जो लिख रहे हैं, वो औरों के भी मन की बात बनती है और ऐसा दूसरे लोग भी सोच रहे हैं, वो इस बात को सुनना चाहते हैं, वो इस बात के साथ साझा करते हैं अपने आप को कहीं न कहीं। तो मुझे लगता है कि जब हम डायरी लिखते हैं तो वो बहुत ही अ, बड़ा संवेदनशील मामला होता है, तो आपको उसके साथ न्याय करना चाहिए। बजाए ये छोटी-छोटी अपनी एक वो डेली डायरी बनाने के कि एक वो हम मैं सिक्योरिटी में काम करती थी, तो हम होता था ना डेली एक लिख के जाते थे, लॉग बुक एंट्री करते थे। मेरी ड्यूटी इस पोस्ट पर थी, इतने बजे से इतने बजे तक ये किया, फिर इतने बजे से इतने बजे तक ब्रेक लिया, फिर इतने बजे से इतने बजे तक हम वहाँ गए, फिर मेरी इतने बजे छुट्टी हुई और ये नहीं है डेली डायरी। डायरी का मतलब होता है कोई घटना। उस घटना का आपके जीवन पर प्रभाव, आपके जीवन के अलावा समाज पर प्रभाव, उन दोनों के बीच की जो रस्साकशी है, जिसके साथ आप गुज़रते हैं, जो घर्षण पैदा होता है और उस घर्षण से जो एक नतीजा निकलता है, वो जब तक डायरी में नहीं आता, तब तक उसको लिखने को लिखिए आप, लेकिन समाज क्यों पढ़ेगा? अपना समय क्यों देगा? तो मेरी कोशिश ये रहती है कि हैं उसमें मेरी व्यक्तिगत बातें भी हैं, जैसे मेरी मम्मी मैंने बताया आईसीयू में थी, तो उस वक़्त जो मैं एक में मानसिक संवेदना से गुज़र रही थी, वो है उसमें।
और भी कई, जैसे मेरी बेटी का एडमिशन नहीं हो रहा था जहाँ मैं चाहती थी, तो उन चीज़ों को भी मैंने वहाँ दर्ज किया, उन चीज़ों को भी वहाँ दर्ज किया। तो व्यक्तिगत चीज़ें भी हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि जब मेरी बेटी को एडमिशन नहीं मिल रहा था जहाँ मैं चाह रही थी, क्योंकि उसके साथ एक तरह का छल किया गया था, तो ऐसे करीब 500 लोग थे जिनके साथ छल किया गया था। तो वो सब 500 लोग उसके साथ जुड़ते थे। वो मेरी कहानी नहीं थी, मेरे माध्यम से जा रही थी। और वो एक ऑथेंटिक कहानी थी, क्योंकि वो कल्पना की कहानी नहीं थी, मेरे साथ गुजरा था। मैं तारीख लिख रही हूँ, समय लिख रही हूँ, लोगों के नाम लिख रही हूँ, छुपा नहीं रही। तो वो चीजें जो थी वो लोगों को, तो मुझे लगता है कि जब आप डायरी की बात करते हैं, तो ये सब चीजें सोचकर कि इस पन्ने से, इस पन्ने को पढ़ने से हमारे पाठकों को क्या मिले, उनके व्यक्तिगत जीवन में, उनके सामाजिक जीवन में, उनके चारित्रिक उत्थान में कहीं कुछ योगदान होगा। और दर्शक भी लगातार जुड़े हुए हैं, सब अच्छे-अच्छे, इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं आपकी बातों को भी सुन रही हूँ उधर, आपके लिए जो लिखे जा रहे हैं उसको भी देख रही हूँ। तो तो अब मैं एक चाहूँगी कि आप न एक अपनी पसंद की कोई सबसे जो आपको पसंद है वो एक कहानी जो लोगों के बीच आप रखें। कहानी तो बड़ी होती है, तो मैं आपको एक छोटा-सा उसका भाव देती हूँ। एक कहानी मैंने जी। पिछले दिनों लिखी और वो अक्षरा में प्रकाशित हुई थी। वो कहानी मुझे क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा ना कि देखिए, समस्याएँ तो हर जगह हैं। तो हम एक समस्या को उठाते हैं, ज़रूर उठाते हैं, लेकिन उसका कहीं न कहीं कोई एक खिड़की खोलनी चाहिए कि इसका हल क्या हो सकता है। सिर्फ़ समस्या उठा देने से बात नहीं बनेगी। तो आपको कहीं कोई थोड़ा-सा दरवाज़ा खोलना पड़ेगा कि आप क्यों समझते हैं कि इसका रास्ता क्या हो सकता है। सिर्फ़ दोष लगाने से, सिर्फ़ रोने से बात नहीं बनेगी। तो मैंने एक कहानी लिखी और वो कहानी ये थी कि जैसे हम व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो हमारे हिंदू धर्म में ख़ास करके क्या होता है कि हम उसे जला देते हैं। तो जब उसे जलाया जाता है तो हम कहते हैं बहुत लकड़ियाँ, पेड़ कटते हैं और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका हमने हल निकाला कि हम उसको इलेक्ट्रिसिटी से जला देंगे, तो वो लकड़ियाँ नहीं बर्बाद होंगी। ठीक है, उसका हल निकल गया। अब उसकी जो राख है, उसे आप गंगा में प्रवाहित ना करें। ठीक है, गंगा प्रदूषित हो रही है, गंगा में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। पर क्या करना चाहिए? ये प्रश्न मुझे बहुत तंग कर रहा था कि हमारे जो अपने इतने निकट के व्यक्ति हैं, वो जब चले जाते हैं संसार छोड़कर, हमारी स्मृतियों में रह जाते हैं, तब उनके जो अंतिम अवशेष हैं, उनको हम क्या करें? कहाँ ले जाएँ? तो मेरे दिमाग में ये घूमता रहा और इस पर मैंने एक कहानी लिखी, पीपल, पुरखे और पुरानी हवेली। तो इसके अंदर मैं इसको लिखते हुए खो गई बिल्कुल। कुछ ऐसा रहा कि वो वातावरण मेरे घर से उठाया मैंने बिल्कुल ही, तो मुझे कहीं दिक्कत नहीं हुई, मैं उसको लिखती गई। और जहाँ जा कर के मैंने उस कहानी को रोका कि वो मृत्यु के बाद उसके साथ क्या किया जाना चाहिए, मुझे बहुत संतोष हुआ। मुझे लगा कि हाँ, मैं एक छोटी-सी कोई राह सुझा सकी हूँ। तो राह क्या थी ये तो मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि इसके लिए कहानी पढ़नी चाहिए। तो ऐसी एक कहानी और मुझे याद आती है कि एक मैंने दृष्टिबाधित व्यक्ति की कहानी लिखी और उसकी कहानी लिखते हुए वो कहानी मेरे साथ 3 साल तक चलती रही। क्यों? क्योंकि वो दृष्टिबाधित व्यक्ति जो था, वो एक लड़की से शादी करने के लिए उसकी माँ भेजती है कि जाओ तुम लड़की देख कर आओ। अच्छा, उनके घर में कुछ ऐसा रहा कि उन्होंने कभी भी अपने बेटे को ये महसूस नहीं होने दिया कि तुम में किसी बात की कमी है, और उसे भी नहीं लगता था क्योंकि उसका जीवन तो ठीक चल रहा था। अब हम में बहुत सी चीज़ें कम होंगी, हम जब तक उससे नहीं टकराएँगे जिसके पास है, तब तक हमें पता नहीं लगता कि हम में क्या कमी है। तो उसे भी ये पता नहीं था कि उसमें कमी है। लेकिन जब वो उस लड़की को देखने के लिए गया अपने छोटे भाई के साथ, तो वहाँ बातों-बातों में उसकी माँ जो है, लड़की की माँ, उसने ये कह दिया कि ये तो रंग भी नहीं देख सकता, मेरी इतनी खूबसूरत बेटी को देख भी नहीं सकता, उसकी सुंदरता की क्या तारीफ़ करेगा? तो बड़ा विचलित हुआ। उसके लिए सुंदर होना मतलब कोमल, सॉफ्ट, वो टच से हर चीज़ को जानता है, छुअन से जानता है, सुन के जानता है ना? कोई सुंदर सा राग है तो कानों को कर्णप्रिय है तो वो सुंदर है, हाथ को लग रहा है छू के एहसास से तो वो, तो सुंदर और क्या होता है उसे नहीं पता। तो वो इसमें बहुत ही ज़्यादा वो हुआ और फिर उसे लगा कि कुछ है जो कम है उसकी ज़िंदगी में।
और फिर उसने अपने मतलब अब करे क्या? तो उसने अपने भाई को, जो छोटे भाई को लेकर गया, उससे पूछा कि वो कैसी दिखती है? क्योंकि ये देख तो सकता नहीं था। अब इसे पता नहीं कि वो दिखना भी कुछ होता है। तो भाई ने कहा कि बहुत खूबसूरत दिखती है भैया। उसने कहा ठीक है, तुझे पसंद आई? तो हाँ पसंद आई। उसे क्या पता वो क्या कहते, ठीक है। अपनी माँ को कहता है मैं उसे छोटे के लिए पसंद कर रहा हूँ। अब वो लड़की जो इसके घर में इसकी पत्नी बनकर आने वाली थी, वो छोटे भाई की बहू बनकर आ जाती है। और वो आती है, उसको हर चीज, हर बात में उसको रंग दिखाई देते हैं। सूरज डूब रहा है, कितना खूबसूरत रंग हो गया आसमान का। घर में रंगाई पुताई हो रही है, तो इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ अच्छा बैठेगा, यहाँ रंग लगा दो, यहाँ ये रंग कर दो, यहाँ हरा और पीला मिला दो, बहुत अच्छा लगेगा। तो वो कहता है ये क्या है? ये ऐसे कौन से ग्रह नक्षत्र है मेरे जीवन की जिनसे मैं आज तक अछूता हूँ? तो वो जो एक कश्मकश है, वो मुझे मतलब मुझे लगा कि बहुत अच्छी है। लेकिन अब उसका ट्रीटमेंट क्या हो, फाइनल ट्रीटमेंट क्या हो? यहाँ यहाँ तक तो मैंने वन गो में कहानी लिख ली, लेकिन उसका फाइनल ट्रीटमेंट क्या हो, मैं कहाँ ले जाऊं कहानी को, मैं संदेश क्या देना चाहती हूँ? वहां आकर के मैं रुकी रही और ये 3 साल तक ये कहानी मेरे पास पड़ी रही। फिर एक दिन पता नहीं क्या, मैं मन मन में सोचा कि ये कहानी एक अच्छी तरह से उसकी बुनावट के साथ साथ चल रही है, अब इसका अंत नहीं बन रहा, मैं क्या करूं? तो मैं ईश्वर को ही याद कर सकती हूँ, माँ सरस्वती को। मैंने कहा अगर तुमने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है तो इसको ठीक रास्ते पर लेकर चलो। और वो उसका जो अंत हुआ, वो इतना खूबसूरत अंत हुआ। चलिए इसका अंत बता देती हूँ मैं, ये कई जगह पर इसको फिर नाटक भी किया गया है इसके ऊपर। तो इसका अंत बता देती हूँ। तो वो बाद में मेरा ये बना कि वो जो लड़की थी जिससे इसकी शादी होने वाली थी, वो लड़की ब्रेल जानती थी। तो वो बड़ा हैरान होता है जब उसे पता लगता है उसका जन्मदिन है, जन्मदिन मुबारक के नाम से कहानी। तो जन्मदिन जब होता है उसका, तो वो आती है और वो आकर के उसे एक कुशन, तकिया सा जो है कुशन, वो उसको देती है। तो वो कहता है, छूता है, अरे मतलब नर्म, मतलब सुंदर, और मैं असुंदर। अपने बॉडी हाथों को लगाता है, खुरदुरा बदन, नहीं मैं असुंदर, ये सुंदर है। तो और इस बीच में ना उसका अंदर अंदर इतना ज्यादा वो जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके अपने मन का, वो काफी बढ़ गया है। तो वो उसकी उपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर पाता है, अपनी मतलब उस लड़की की उपस्थिति। तो उसकी माँ कहती है कि छू कर तो देख, कितने सुंदर रंगों के फूल काढ़े हैं इसने उस कुशन पर। अब वो माँ की बात रखने के लिए जब वो उस पर हाथ फेरता है, तो देखता है उसमें ब्रेल से लिखा हुआ है जन्मदिन मुबारक। तो वो हैरान हो जाता है। उसकी माँ सोच रही है रंग बिरंगे फूल काढ़े, क्योंकि ब्रेल में तो डॉट 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 का खेल है सारा। तो वो सोचती है वो फूल काढ़े हुए हैं, जबकि उसमें उसने एक संदेश लिखा हुआ है। तो वो हैरान रह जाता है, कहता तुम्हें ब्रेल कैसे आती है? तो वो ऐसे देखती है जैसे कि ये क्या तुम्हारी जागीर है? आंखों वाला इसको नहीं सीख सकता। जब मेरे क्लास के और दूसरे बच्चों ने, किसी ने जर्मन सीखी, किसी ने चाइनीज सीखी, किसी ने जापानी सीखी, मैंने ब्रेल सीखी। तो ये एक जो बात थी, मुझे लगा ये हमारे समाज में होनी चाहिए। हम जो प्रोफेशनल चीजें हैं, व्यावसायिक चीजें, वो सीखना चाहते हैं, लेकिन जो इंसानी जज्बात से जुड़ते हैं, वो हमारे लिए कहीं जगह ही नहीं पाते। तो ये कहानी उसको जगह देती है। और फिर वो उसे अचानक महसूस होता है कि मेरे साथ के जो लोग थे, वो मुझे मेरे न देखने से अपरिचित रखते रहे, जबकि ये मेरी न देखने वाली दुनिया में दाखिल हुई अपनी दृष्टि के होते हुए। और फिर वो कहानी वहां पर, तो मुझे खुशी हुई, मुझे संतोष हुआ ऐसी कहानी लिख के। चलते चलते एक छोटी सी कविता आप अपनी पसंद की। छोटी सी कविता कौन सी सुनाऊं? मेरे पास यही किताब सामने है, मैं इसमें से ही कुछ देख लेती हूँ। हम्म, अच्छा चलिए एक कविता, क्योंकि आपने कहा कि मैं 26 जनवरी से जुड़ी रही हूँ लगातार, तो एक कविता मैं आपको 26 जनवरी से जो मैंने हासिल की है, इतने वर्षों तक मैं 26 जनवरी से जुड़ी रही, उससे हासिल की, उसकी एक कविता। बहुत छोटी तो नहीं है, मेरे ख्याल 2-3 मिनट लग जाएंगे, मैं सुनाती हूँ। मैंने हर बार अपने देश को देखा वहां पर, और कैसे देखा, कैसे जाना, और कैसे व्यक्त करती हूँ अपने देश को, वो बताती हूँ। पासपोर्ट के कागज पर लिखा हुआ नाम भर नहीं है मेरा देश, कि जब चाहो लगाकर एक मोहर कर लो उसमें प्रवेश। सीमा रेखाओं की भौगोलिक हदों में महदूद नहीं होता देश, देश होता है जिसके भीतर रहती हूँ मैं, और मेरे भीतर रहता है देश।
मैं खुश होती हूँ, हँसती हूँ तो मुस्कुराता है देश। मैं पढ़ती हूँ तो पढ़ता है देश। मैं चढ़ती हूँ सीढ़ियाँ, बढ़ती हूँ आगे तो बढ़ता है देश। भावनाओं से खिलवाड़, सिद्धांतों से समझौता झकझोरता है मुझे, तोड़ता है मुझे, मेरे देश को। मेरी लाचारी, मेरी बीमारी बीमार कर देती है देश को। बीवाई सी फट जाती है उसके भीतर, वह तड़पता है, छटपटाता है, रुग्ण हो जाता है, उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। पर अगर मैं रहती हूँ दृढ़, सहती हूँ अंधड़ पानी, तो वह भी चट्टान हो जाता है, खुद पर इतराता है। मैंने कहा ना, देश के भीतर रहती हूँ मैं, और मेरे भीतर रहता है देश। शुक्रिया। जब किसी की बदनजर मेरे देश पर पड़ती है, तो मेरे सीने में खंजर सी गड़ती है। खेतों में फसलों की जगह बंदूकें उगाती हैं, सुखोई राफेल सी चक्कर लगाती हैं, भयंकर गर्जन शिव नर्तन तांडव रचाता है। और तब सीमा पर लड़ते सैनिक की आंखों में देश उतर आता है, क्योंकि देश में रहते हैं हम, और हमारे भीतर रहता है देश। मेरे देश का रंग अनूठा है, निराला है। यहाँ की मिट्टी में चंदन है, खेतों में सोना, भुजाओं में फड़कती हैं हिमालय की चोटियां, पैरों में गहरा सागर लहराता है। घर घर में जलती हैं दीप शिखाएं, आकाश को छूती हैं सुवासित हवाएं। इसी धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु से धड़कता है मेरा देश। इसी धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु से धड़कती हूँ मैं। यही 5 तत्व होते हैं ना। तो इसी धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु से धड़कती हूँ मैं। इसीलिए कहती हूँ कि पासपोर्ट के कागज पर लिखा हुआ नाम भर नहीं है मेरा देश। देश के भीतर रहती हूँ मैं, और मेरे भीतर रहता है देश। बहुत बहुत सुंदर। आपकी उपलब्धियों को समय सीमा में बांधना आसान काम तो है नहीं, और ना ही आपसे बात करने का लोभ संवरण कर पाना भी। आपने अग्रसर मंच के लिए अपना समय निकाला, आपका बहुत बहुत आभार। हम लोग और दर्शक जिस तरह से जुड़े हुए हैं, लगता नहीं है कि वो भी उनका भी मन भरा होगा। तो किसी दिन फिर बैठ के और आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी कहानियों के बारे में जानेंगे और आपकी कविताओं के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं भी और धन्यवाद जो कहना दर्शक चाहूंगी। जुड़े हुए रहे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं भी करते धन्यवाद करना आगे चाहूंगी। बढ़ाते रहें, आप लोगों का सहयोग और मिलता खास रहे करके जी। अग्रसर तो एक इतना बड़ा पत्र रहा है अपने समय का, आप उसको लेकर चल रही हैं, विरासत की तरह लेकर चल रही हैं। पिता अपनी संपत्ति, अपनी जायदाद छोड़ के जाते हैं विरासत में। आपके जो पिताश्री रहे और हम सबके बाबा, उन्होंने विरासत में आपको ये अग्रसर दिया है, एक वैचारिक पत्रिका दी है, और आप उस पत्र को लेकर आगे निश्चित। चल रही हैं। जिस शिद्दत के साथ, जिस मेहनत के साथ आप चल रही हैं, हफ्ते के 7 दिन आपका कार्यक्रम चलता है, और आप हर रोज उसके साथ, आपके लिए कोई छुट्टी नहीं है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप निरंतर इसी तरह काम करती रहें, और अग्रसर का मंच और से और सशक्त होता रहे। हम इसके साथ हमेशा ही जुड़े हैं, आगे भी इसी तरह सहयोग रहेगा, हम लोगों का साथ बहुत खड़े बहुत रहेंगे। धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का जो मेरे साथ जुड़े रहे, मेरा हौसला बढ़ाया, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत धन्यवाद।